बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें सब्स्टिट्यूट या रिएक्टेंट के अंदर से दो सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव हो जाएं, किसी भी मॉलिक्यूल में से जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव हो जाते हैं ना, बेशक एक स्टेप में हो या दो स्टेप्स में हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। डेफिनेशन होगी इसकी कि द रिएक्शंस इन विच टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल इन आइदर वन और टू स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये एग्जांपल है एलिमिनेशन रिएक्शंस की। इसमें हमने क्या देखा कि हम अल्कीन बनाएंगे अल्काइल ब्रोमाइड से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टर्शरी ब्रोमाइड जो है वो प्रेजेंट है। तो इससे हम जब अल्कीन बनाएंगे, अल्कीन किस तरह से बनेगी कि पहले क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमाइड जो है, आयन ब्रोमाइड जो है ये निकलेगा, यहाँ से ये रिमूव होगा तो यहाँ पर केटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो ये इस तरह से 3 लाइन्स थी तो यहाँ पर ये 4 किस तरह से हो गया स्ट्रक्चर। ये इस तरह से होता है कि यहाँ पर आप लोगों ने काउंट करने हैं कि यहाँ पर कार्बन एटम या फिर जो कॉर्नर्स हैं वो कितने हैं, कार्बन एटम जो है वो कितने प्रेजेंट है। काउंट करें तो यहाँ पर 1 2 3 और ये जो ये सेंटर है यहाँ पर 4, तो टोटल 4 हैं। इस तरह अगर यहाँ पर काउंट करें 1 2 ये 3 और ये वाला पोर्शन 4। ठीक है, तो मतलब कार्बन एटम जो है वो 4 ही है यहाँ पर भी, क्योंकि ब्रोमीन रिमूव हुआ है तो बाकी और तो कुछ नहीं रिमूव हुआ। यहाँ पर जो है कि CA के साथ CH3 साइड इस तरह से लगे होंगे ना, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन या CH3 लगे हुए होंगे। टर्शरी है तो मतलब कि कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप्स या इथाइल ग्रुप्स या कुछ भी, तो जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ यकीनन कोई ना कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर अब जब ब्रोमीन रिमूव हो गया, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन शो कराया जो इस टर्शरी अल्काइल के साथ लगा हुआ था। उसके बाद हमने दिखाया कि सेकेंड स्टेप में आके, मतलब कि इस स्टेप में, इंटरमीडिएट वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया हाइड्रोजन पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने हाइड्रोजन पे अटैक किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया। अब फर्स्ट करें, न्यूक्लियोफाइल जो था वो कोई क्लोरीन था या ब्रोमीन था, तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, HBr या HCl या HX कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को लिया, रिमूव हो गया। अब SN1 रिएक्शंस में क्या होता था या SN2 रिएक्शंस में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता था तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था। उसमें जो है वो उसको रिमूव करके लिविंग ग्रुप को लीव करवा के खुद अटैच होता था। एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि वो लिविंग ग्रुप को लीव करवाने में हेल्प करता है, लेकिन खुद उसकी जगह पर अटैच नहीं होता, उसको साथ लेके रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ जिसके रिज़ल्ट में यहाँ पर अल्कीन्स फॉर्म हुई। अल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि अल्कीन्स जो है इनमें ये कैपेसिटी होती है या इनकी एक एबिलिटी होती है कि ये ऑयल बनाती हैं, तो ऑयल फॉर्मिंग की वजह से हम इनको ओलेफिन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एलिमिनेशन रिएक्शन तब होगा जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो एज अ बेस एक्ट करेगा। बेस आप लोगों को पता है कि बेस वो होता है कि जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करे। और न्यूक्लियोफिलिसिटी कब होती है, जब जो न्यूक्लियोफाइल है या जो अनाइन होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप पे या फिर किसी और ग्रुप पर अटैक करे इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसने जब हाइड्रोजन पर अटैक किया तो उसने एज अ बेस एक्ट किया, जब तो एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। यहाँ पर नीचे वाले न्यूक्लियोफाइल को अगर आप देखें तो इसने जाके कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक किया, यानी कि उसके साथ अटैच हो गया, तो इसने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया। तो इसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन किया। और यहाँ पर हमने कहा E1। हमने ये SN1 और E1 क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 स्टेप्स हैं। ये वाला स्टेप जो है ये स्लो है, इसीलिए स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए हमने कहा इसका ऑर्डर 1 होगा, इसीलिए हमने इसको E1 कहा और SN1 कहा। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, इन दोनों का कंपैरिजन कैसे हम करेंगे, कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो रिएक्शंस होते हैं हम इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम एक टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है हमारे पास, जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली थी, वो ये सेम वही एग्जांपल है। उसमें क्या हुआ था, यहाँ से रिमूव कर गया था और अल्कीन की फॉर्मेशन हुई थी। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें क्या है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो पहले ब्रोमीन रिमूव हुआ, उसने केटाइन बनाया, केटाइन पे आके वाटर ने या हाइड्रोक्सिल आयन ने जो है वो अटैक किया और यहाँ से अटैच हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी 2 स्टेप्स हैं, इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। और इसमें भी जो है वो स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और उस स्टेप में यूनिमॉलिक्यूलर है क्योंकि उसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। और अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन पर सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करेगा, ये नहीं डिपेंड करेगा हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन पे, ये स्पीड अप नहीं करेगा उसका रिएक्शन।
चाहे आप हाइड्रोक्साइड आयन यूज़ करें, चाहे आप वाटर मॉलिक्यूल पूरा यूज़ करें, या फिर आप कंसनट्रेशन बढ़ा दें हाइड्रोक्साइड आयन की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन पर या ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता ही नहीं है, ये स्लो स्टेप वाले पे डिपेंड करता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, तो ये अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो एक टर्शियरी ब्यूटानॉल की फॉर्मेशन हुई। अब उन्होंने कहा है कि क्या होगा, हमने कहा कंसनट्रेशन बढ़ा दें बेशक न्यूक्लियोफाइल की या हाइड्रोक्साइड आयन की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर हम कंसनट्रेशन ना बढ़ाएं और हम उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में लें, यानी कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाइल्यूटेड ना हो, वो हम अगर कंसनट्रेटेड यूज़ करें तो क्या होगा। रिएक्शन सेम है, इसमें क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन नहीं रिमूव होगा पहले, बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर आकर अटैक करेगा। जब हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा तो ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव कर देगा, ब्रोमीन भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन इनमें से किसी पर भी आप कह सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ दिखाया तो हम कहेंगे यहाँ पर अटैक किया, यहाँ से इसने हाइड्रोजन रिमूव कराया। जैसे इसने हाइड्रोजन रिमूव कराया, कार्बन पर डेफिशिएंसी हुई, कार्बन ने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए और ब्रोमीन से बॉन्ड तोड़ दिया। तो क्या रिमूव हुआ, HBr रिमूव हुआ ओवरऑल, और इसको आप कह सकते हैं कि वाटर प्लस Br नेगेटिव रिमूव हुआ। अब ये जो था ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था, इसमें एक ही स्टेप था, तो रेट जो है वो दोनों पर डिपेंड करेगा, OH नेगेटिव पर भी और जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर भी। रिएक्शन स्टॉप्स बीइंग अ सब्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, पिछला तो ये हमने सेम किया था, उसमें हमने ये NaOH यूज़ किया था, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया था, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर SN1 मैकेनिज़्म हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेस जो है वो इतनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने बेस को कंसनट्रेटेड बना दिया, यानी कि बेस को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई तो उसने बजाय SN1 या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के, उसने यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करवा दिया। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर अल्कीन फॉर्म हुई। रिएक्शन स्टॉप्स बीइंग अ सब्स्टिट्यूशन, अल्कीन इज फॉर्म इंस्टेड। वहाँ पर क्या बना था, टर्शियरी ब्यूटानॉल, यहाँ पर क्या बना है, अल्कीन। HBr हैज़ बीन लॉस्ट फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन। उन्होंने यहाँ ओवरऑल बताया कि एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और Br रिमूव होता है, क्योंकि एलिमिनेशन की तो डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर से दो सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव हो। तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव होंगे हमेशा, एक हाइड्रोजन होगा और एक कोई और चीज़ होगी, तो यहाँ पर जो है वो ब्रोमीन रिमूव हो रहा है साथ। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि एलिमिनेशन हैपन्स व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ कार्बन। ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि अगर वो कार्बन पर अटैक करेगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ओवरकम कर जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का फैक्टर जो है वो डोनेट करे, क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोफिलिसिटी का फैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है। ठीक, तो जब न्यूक्लियोफिलिसिटी का फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा बल्कि बेसिसिटी डोमिनेट करेगी, यानी कि जो एनाइन होगा वो हाइड्रोजन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो हम कहेंगे बेसिसिटी ज़्यादा है। जब बेसिसिटी ज़्यादा होगी तो जो रिएक्शन परफॉर्म होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। उसके बाद हमने हमेशा पढ़ा है कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो कोरिलेट्स होती हैं, कोरिलेट करती हैं एक दूसरे से, यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो उस बेसिसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर बेसिसिटी ज़्यादा होगी तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अच्छा होगा। लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने का ये मतलब नहीं है कि वो SN1 रिएक्शंस में कुछ रोल प्ले कर सकता है। जैसे हम लोगों ने पहले बात की, इस वाली लाइन का ये मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप बढ़ा दो कंसनट्रेशन, चाहे आप कम कर दो, चाहे आप वाटर यूज़ करो या OH नेगेटिव यूज़ करो OH हाइड्रोक्साइड आयन्स लेने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो ये बात कर रहा है ना, ये यही कह रहा है कि बिकॉज इट डजेंट अपेयर इन फर्स्ट ऑर्डर रेट। क्यों? क्योंकि उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर ये इन्वॉल्व है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये SN1 रिएक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता। बीइंग अ गुड बेस डज गेट इट इन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब उन्होंने कहा है कि इसका अच्छा बेस होना इसको फ़ायदेमंद नहीं रहा एलिमिनेशन में, सॉरी SN1 रिएक्शन में। ठीक है, SN1 में इसको फ़ायदेमंद नहीं रहा, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग बेस होना इसको फ़ायदा पहुंचाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोक्साइड इज़ इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पीछे क्या हुआ था, ये वाला रिएक्शन था, ये हमारे पास हुआ था E2 रिएक्शन। ठीक है ना, ये E2 है, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेप में काम हो गया, एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें जो है वो रिमूव हो गई हैं और अल्कीन प्रोड्यूस हो गया। तो ये था E2 स्टेप। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है ना वो हाइड्रोक्साइड आयन भी आया बीच में रेट डिटरमाइनिंग में। ठीक है, तो रेट इक्वल्स टू दोनों पे डिपेंड किया, इसलिए उन्होंने कहा कि SN1 में इसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा इसका स्ट्रॉन्ग बेस होना, लेकिन एलिमिनेशन में फ़ायदा पहुंचाएगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा हुआ, ये E2। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल उन्होंने दिया है जिसमें वो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमारे पास ब्रोमाइड था, यहाँ पर भी वही चीज़ ही है जैसे हम लोग पहले किया, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन ने आके अटैक किया और ये चीज़ जो है वो बन गई।
ठीक, ये सेम तकरीबन पिछले वाले की तरह ही है जैसे हमारे पास ये वाला रिएक्शन था। इसमें उन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोक्साइड बिहेविंग एज अ बेस अटैकिंग द हाइड्रोजन एटम। फिर वही बात, इस पूरे में वो एक ही बात कहेगा कि जो हाइड्रोक्साइड आइन है वो एसिडिक होता है, वो प्रोटॉन को रिमूव कर लेता है, और ब्रोमीन या ब्रोमाइड आइन जो है वो गुड लीविंग ग्रुप होता है, वो लीव कर जाता है। सारे में उसने यही बात दोबारा कहनी है, पढ़ के देख लेते हैं। हाइड्रोक्साइड बिहेविंग एज अ बेस अटैकिंग द हाइड्रोजन एटम इंस्टेड ऑफ कार्बन एटम इन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस के तौर पे एक्ट करता है, और जैसे कि वो एलिमिनेशन परफॉर्म करता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन एटम पे अटैक करता है। वो हाइड्रोजन एटम जो है वो बेसिक होता है, रिमूव करता है प्रोटोन को, हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एसिडिक होता है, प्रोटोन रिमूवल अक्कर होती है, और क्या होता है ब्रोमाइड जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद है कि हाइड्रोक्साइड अटैक करता है, ब्रोमाइड जो होता है वो फोर्स होता है कि निकाल दें उसको, और फिर उसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव साइन आ जाता है। किस तरह से होगा ये कि जब हाइड्रोक्साइड आइन जो है वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इसको रिमूव करा लेगा, तो कार्बन पर डेफिशिएंसी आ जाएगी। डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए कार्बन अपने साथ वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा, और वो क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था वो अपने दूसरे वाले कार्बन की हेल्प करने के लिए ब्रोमीन से बॉन्ड तोड़ के इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इन्वॉल्व इन रेडियोमाइनिंग स्टेप। 2 है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सेम टाइम पे अटैक कर रहा है, सेम टाइम पे वो अल्काइल हैलाइड जो है वो भी हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, और इसीलिए हमने इसको कहा कि ये बायोमोलिक्यूलर है और इसको हम E2 रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल विद HBr। अब यहाँ पर ना आपके पास 2 चीज़ें हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों इकट्ठे अगर कर दें तो लॉन्ग में आ सकते हैं, और अलग-अलग अगर आएँ तो शॉर्ट में आएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उन्होंने कहा है कि अगर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, उसके साथ हम HBr यूज़ कर रहे हैं। HBr जो है वो एक बल्की बेस नहीं है। जब बल्की बेस होती है ना, वो प्रोमोट करती है या वो फेवर करती है एलिमिनेशन रिएक्शन को। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं HBr में से क्या हुआ, H अलहदा हुआ, Br अलहदा हुआ, हाइड्रोजन H पॉजिटिव ने आके यहाँ पे अटैक किया, जिस तरह से हम हमेशा पढ़ते आए। यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, केटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद Br अटैक करेगा और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, अब ब्रोमाइड जो है वो रेडियो रिमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये बाद में आया था, स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। अब उन्होंने कहा है कि क्या होगा अगर हम काउंटर एनाइन जो है वो यूज़ करें किसी न्यूक्लियोफाइल का, फिर क्या होगा रिएक्शन में। व्हाट हैपन्स इफ़ वी यूज़ एन एसिड हुज काउंटर आयन इज सच अ वीक न्यूक्लियोफाइल दैट इट डजेंट इवन अटैक द कार्बन ऑफ कार्बोकेटाइन। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो ब्रोमीन का बॉन्ड बना है कार्बन के साथ बना ना, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल ने आके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक, अब उन्होंने कहा है कि क्यों ना हम कोई ऐसा जो है एसिड वो यूज़ करें कि उसका जो बेस बने, ये जो काउंटर आइन बने, यानी कि एक केटाइन होता है ना, एक एनाइन होता है। केटाइन में तो H पॉजिटिव होगा, एनाइन में जो चीज़ बने वो कार्बन के ऊपर अटैक कर ही ना सके, वो हाइड्रोजन को अटैक करे और एलिमिनेशन रिएक्शन अंडरगो हो। तो ये किस तरह से होगा, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा और HSO4 नेगेटिव बनाएगा। HSO4 नेगेटिव जो है ना, ये एक्ट करेगा एज अ बेस। हकीकत में ये बेस नहीं होती है, लेकिन ये यहाँ पर एज अ बेस एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और उसको रिमूव करेगा। रिएक्शन किस तरह से होगा, स्टार्ट वैसे ही होगा जैसे होता है हमेशा कि OH2 यूँ बनेगा और यहाँ से जो है वो वाटर रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा और केटाइन की फॉर्मेशन हो चुकी होगी, तो क्या होगा कि HSO4 नेगेटिव आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा, तो क्या बना देगा, H2SO4। ठीक, तो जिस तरह से H2SO4 ऐड हुआ था उस तरह से वो रिमूव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बन गई अल्कीन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन बन गई यहाँ पर, जिसको हम आइसोब्यूटीन भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि HSO4 नेगेटिव जो है ये इन्वॉल्व नहीं है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, और HSO4 नेगेटिव जो है ये बेसिक नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर एज अ बेस बिहेव कर रही है। रेट इक्वेशन में जो है HSO4 नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन की तरह से चला है, और यहाँ पर SN1 नहीं हुआ, E1 हुआ है। E1 भी 2 स्टेप्स में होता है, एक स्लो होता है, एक फास्ट होता है, और इसमें भी सेम जैसे SN1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो स्लो होता है, इसमें भी यही होता है। ठीक है, ये भी यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है और E1 इसको हम कहते हैं। तो
होप्स आपको ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है कि एलिमिनेशन इन कार्बोनाइल केमिस्ट्री। कार्बोनाइल केमिस्ट्री में एलिमिनेशन किस तरह से होती है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आपके पास आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, अमाइंस, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या होता है, ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना। इसमें क्या है कि दरमियान में कार्बन एटम है, देखें दरमियान में कार्बन एटम, इधर एक OH, इधर एक OH, ठीक है, यहाँ पर एक OR, OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर OR और यहाँ पर H या कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगे होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे होते हैं, और एक जो है वो एस्टर की तरह लगा हुआ है, यानी OR ग्रुप लगा हुआ है। अब ये हमारे पास जो रिएक्शन है ना पहला, ये हमारे पास है एस्टर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर भी कहते हैं इसको हम। इसमें हमारे पास ये जो है ये मॉलिक्यूल, एक एस्टर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें हमने डाला H पॉजिटिव। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का है ना, तो मतलब H पॉजिटिव ऐड कराएंगे। अब H पॉजिटिव कहाँ जाके ऐड होगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, इसके पास जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और क्या होगा, ये अनस्टेबल बना देगा ऑक्सीजन को, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो जाएंगे। ऑक्सीजन जो है ना यहाँ से इस तरह से रिमूव हो जाएगा, ROH निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, ROH रिमूव हो गया। उसके बाद पीछे जो बचा ना मॉलिक्यूल, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। जो पीछे मॉलिक्यूल बचा आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये इट हैज़ रिमेन्ड लेफ्ट। फिर हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल जो बचा है, उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। ये वाला ऑक्सीजन है, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के फिर 3 बॉन्ड हो गए। अब ऑक्सीजन को दोबारा हुई कि मतलब मैं कुछ बॉन्ड या तो तोड़ूँ या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करूँ, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो पीछे यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना और एक अल्कोहल बना। अल्कोहल तो वही है जो पहले ही रिमूव हो चुका है, ठीक है, और 7 कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसी तरह उन्होंने कहा है कि इवन एलिमिनेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इन अमीन फॉर्मेशन। अब पहले हमारे पास क्या जो है रिमूव हुआ है, अल्कोहल रिमूव हुई है, एस्टर हाइड्रोलाइसिस हुई है। यहाँ पर हम क्या एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, वाटर को, और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, इन अमीन की। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सिंपली आपने ये स्ट्रक्चर याद करना है और उसके बाद सेम जैसे ऊपर हुआ था ना, वहाँ पर OR के साथ जाके हाइड्रोजन अटैच हुआ था, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैक करेगा तो OH ग्रुप है उसके साथ अटैच हो जाएगा और इस जगह से ये OH यानी H2O जो है ये रिमूव हो जाएगा। बाकी जो मॉलिक्यूल बचेगा ये यहाँ पर इस जगह पर नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन क्या होगा कि नाइट्रोजन यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं अचीव कर सकता। तो क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे और बॉन्ड जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। इस तरह से सारा मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो क्या फॉर्मेशन हुई है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर जो है एक नया C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। उसके बाद हमारे पास है E1 एंड E2 मैकेनिज़्म। ये आप लोग जो है ना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि E1 और E2 में हम फ़र्क कैसे करेंगे। 2 मैकेनिज़म्स होते हैं, E1 का अलहदा होता है, E2 का अलहदा होता है। E1 में क्या होता है कि हम लोग जैसे शुरू से पढ़ते आए हैं, जैसे SN1 में होता है कि 2 स्टेप्स होते हैं। सिंगल स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है एक स्टेप में, और प्रोटॉन जो होता है वो रिमूव हो जाता है सेकेंड स्टेप में, ठीक है। किस तरह से होगा, यहाँ से सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है, जहाँ पर लिविंग ग्रुप लीव करता है उसको हम कहते हैं, और केटाइन फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। उसके बाद जो भी बेस होगी वो आएगी और यहाँ से प्रोटॉन को लेकर चली जाएगी। जब वो प्रोटॉन को ले जाएगी, यहाँ से पहले ही डेफिशिएंसी थी, यहाँ पर भी डेफिशिएंसी आ जाएगी, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करके दरमियान में डबल बॉन्ड बना लेंगे। रेट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे, क्योंकि ये E1 रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। उसके बाद E2 जो होता है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। इसके जो होता है, इसका जो रेट होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है, बेस पर भी डिपेंड करता है और अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों पर डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक ही सिंगल स्टेप होता है, इसमें ही बेस आके अटैक करेगी, हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसी में जो है वो जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी हमारे पास लिविंग ग्रुप होगा वो लीव करेगा और एक ही स्टेप में ये फॉर्म होगा प्रोडक्ट। अब हमारे पास है कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर एन एलिमिनेशन गोज़ बाय E1 और E2। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें बताएंगे कि E1 रिएक्शन होगा या E2 रिएक्शन होगा। तो इसमें आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि बेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि अगर तो बल्कि बेस होगी ना तो वो यकीनन E2 को फेवर करेगी, ठीक है, या अगर हम कंसनट्रेटेड बेस यूज़ करें, कंसनट्रेटेड बेस को हम बल्कि बेस भी कह सकते हैं, बल्कि हो कंसनट्रेटेड हो तो फिर वो E2 को फेवर करेगी।
और अगर बेस जो है वो सादी सी है कोई, तो बेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ईवन रिएक्शन पे। क्यों? क्योंकि ईवन रिएक्शन तो बेस पर डिपेंड ही नहीं करता, चाहे वीक बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्योंकि उसने आके अटैच तो बाद में ही होना है। स्लो स्टेप में तो बेस इन्वॉल्व ही नहीं होती, ठीक है। तो E2 गोज़ फास्टर विद स्ट्रॉन्ग बेसिस देन वीक वंस। E2 में डिपेंड होती है बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में जल्दी हो जाता है और वीक बेसिस में जल्दी नहीं होता। इफ़ स्ट्रॉन्ग बेस यूज फॉर एन एलिमिनेशन इट इज़ सर्टेनली एन E2। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए आप स्ट्रॉन्ग बेस या बल्कि बेस यूज़ करेंगे तो यकीनन जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना वो E2 होगा, यानी कि वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये फिर से दोबारा वही बात, एक ही बात को दोबारा ये वही एग्जांपल है, आप लोग देख लेंगे इसको। उसके बाद है कि बल्कि टर्शियरी बुटॉक्साइड आइडियल फॉर प्रोमोटिंग E2 एज इट्स बल्कि एंड स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इसकी pKa वैल्यू जो है वो 18 है, और बल्कि बेस भी है। तो बल्कि बेस हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं E2 को प्रमोट करती है। अब यहाँ पर ये जो है ना ये वाला पोर्शन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बता रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ डाईब्रोमाइड टू डाईन। डाईब्रोमाइड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं। इसको हम कह रहे हैं डाईब्रोमाइड, और इसको चेंज किस में करें? डाईन में, यानी 2 अल्कीन बना रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड्स बना रहे हैं। रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगा? यहाँ पर आपके पास जो है वो एक बेंजीन था जिसमें एक आपके पास जो है वो 1-2 पे जो है था वो डबल बॉन्ड था। अब क्या हुआ है, इसमें Br2 डाला, 2 ये डबल बॉन्ड टूटा यहाँ से और दोनों ब्रोमीन अटैच हो गए। इन दोनों ब्रोमीन में जब आपने टर्शियरी बुटॉक्साइड डाला, टर्शियरी पोटाशियम बुटॉक्साइड डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ? डाईन बना। डाईन कैसे बना उसका मैकेनिज्म आप नीचे से देखेंगे। क्या हुआ है यहाँ पर कि OR जो ग्रुप था इसने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कराया और ब्रोमीन रिमूव कराया। तो एक स्टेप में एक HBr रिमूव हुआ है, और इस एक स्टेप को हम कहते हैं E2 रिएक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? E2 रिएक्शन हुआ। अब जो एक और RO का मॉलिक्यूल आया उसने नीचे से जाके अटैक किया, जब उसने नीचे से अटैक किया उसने इसको रिमूव करा लिया, तो यहाँ पर एक और E2 मैकेनिज्म हो गया, ठीक। 2 E2 कंसेक्टिव E2 परफॉर्म होंगे तो क्या होगा? ब्रोमाइड से डाईन बन जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है एसिटल इज़ मेड फ्रॉम ब्रोमो एसिटल्डिहाइड एंड देन HBr इज़ एलिमिनेटेड यूजिंग टर्शियरी पोटाशियम बुटॉक्साइड। इसमें क्या हुआ है कि ब्रोमो एसिटल्डिहाइड था आपके पास, उसमें आपने डाला इथाइल अल्कोहल। जब इथाइल अल्कोहल डाला और H पॉजिटिव ऐड कराया तो क्या हुआ? इथाइल अल्कोहल्स यहाँ पर ना ऐड हो गए। किस तरह से होगा रिएक्शन की? जो आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है यहाँ पर C है, और ये वाला C का मतलब है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H है, इसीलिए हमने कहा ना एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। तो क्या है? C डबल बॉन्ड O और साथ H अटैच है। यहाँ पर चेंज क्या हुआ है? ये इसका एक बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर इथाइल आके लग गया, हाइड्रोजन वही रहा, एक और बॉन्ड बनाया उसने, यहाँ पर जो है OET लगा दिया। समझ में आई आपको क्या हुआ है? C डबल बॉन्ड O था ना, एक बॉन्ड उसने तोड़ा यहाँ से और साथ में इथाइल लगाया, इधर एक और OET लगा आके, ठीक है। इथॉक्सी ग्रुप लग गए। इथॉक्सी ग्रुप जब लग गए हैं उसके बाद इस तरह से कुछ सीन हुआ है। यहाँ पर हमने डाला पोटाशियम टर्शियरी बुटॉक्साइड, जब हमने वो ऐड कराया उसने यहाँ से जो ना HBr इसको रिमूव करा दिया। जब यहाँ से HBr रिमूव होगा ना E2 मैकेनिज्म पर फॉर्म होगा, और यहाँ पर ये भी वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। सिर्फ इन जो कार्बन थे ना यहाँ पर जो है वो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है। उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए आपस में एक दूसरे से डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्या बनेगा? डाई इथाइल कीटीन एसिटल, ठीक है। डाई इथाइल इसलिए कहा क्योंकि 2 इथाइल लगे हुए हैं। कीटीन एसिटल, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, और एसिटल इसलिए क्योंकि ये जो है वो एक एल्डिहाइड था। होप्स आपको ये समझ आई होगी। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू।